हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 यानी कृषि देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 तक आपका क्लास 8 का हो चुका है और क्लास 6 पूरा पढ़ाया जा चुका है, क्लास 7 पूरा पढ़ाया जा चुका है आपका ज्योग्राफी का। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, आपको वो सारा मिल जाएगा। और इस वीडियो के नीचे आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कृषि। कृषि में हम लोग देखेंगे दोस्तों मेन रूप से कृषि के प्रकार और बहुत सारे फसलों के प्रकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए एनसीईआरटी जब भी स्टार्ट होता है तो ये कहानी से स्टार्ट होता है और थोड़ा सा आपको समय लगेगा एनसीईआरटी बुक पढ़ने में, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग आराम से पढ़िए, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए स्टार्ट हो रहा है। आपका एक कहानी है। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेती की जुताई करते हुए देखा। तीन दोस्त थे, गुरप्रीत, मधु और टीना। तीनों कहाँ से गुजर रहे थे? गांव से। और किसान को खेत जुताई करते हुए देख रहे थे। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को यानी मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है, यानी उर्वरक उसमें डाला है खेत में उपजाऊ बनाने के लिए। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। गेहूं जब उपज जाएगा तो उसको मंडी में बेचा जाता है और अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी यानी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा, है ना। जब उसको गेहूं से आटा बनाया जाएगा, फिर उसे डबल रोटी बनाया जाएगा, उससे बिस्कुट बनाया जाता है और फिर उसको कारखाना में ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। जब से पौधा को बोया जाता है ना, और उससे किसी चीज़ को बनाया जाता है, जैसे डबल रोटी बनाया गया है ना, ब्रेड बनाया गया, रोटी बनाया गया, तो उसको कितना प्रक्रिया से गुजरना पड़ा दोस्तों? तो 3 प्रकार की प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, एक एक बात आपको याद रखना है, एक एक लाइन कहाँ से आपको एनसीईआरटी से ही पूछेगा और एक एक लाइन से आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी बोलता हूँ, जो बताता हूँ, उसको आप नोट करते चलिए, उसको याद करते चलिए। 3 प्रकार की क्रियाओं से गुजरता है ना। इसे ही कहा जाता है प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, चलिए अब देखना है हमको प्राथमिक क्रियाएं क्या होता है, द्वितीयक क्रियाएं क्या होता है और तृतीयक क्रिया क्या होता है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद और निष्कर्षण से हो। प्राथमिक क्रिया किसे कहेंगे, है ना, यानी उन सभी क्रिया को शामिल उसमें किया जाता है जिसका संबंध किससे हो? प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन से और निष्कर्षण से हो। जैसे कृषि करना, कृषि करना क्वेश्चन आता है कि कृषि जो है कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि, मत्स्यन, संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण। देखिए उदाहरण दे दिया है, उदाहरण आपको हमेशा याद रखना है। कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, मत्स्यन प्राथमिक क्रिया, संग्रहण भी करना उसका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? तो द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना। अब गेहूं तो हम लोग उपजा दिए, गेहूं से क्या बनाया गया? फिर डबल रोटी पकाया जा रहा है ना। कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण है क्या चीज़ का? तो द्वितीय क्रिया का। द्वितीय क्रिया का क्या हो जाएगा? डबल रोटी बनाना, इस्पात विनिर्माण, ये सब क्या चीज़ में आता है? तो द्वितीय क्रिया। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जैसे कि यातायात, यातायात क्या चीज़ है? तृतीय क्रिया। व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? तो ये तृतीय क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो यही आपको याद रखना है, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत और तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है शब्द उत्पत्ति। ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है ना। तो एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर, है ना। जिसका अर्थ क्या होता है? मृदा और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। तो एग्रीकल्चर किससे पैदा हुआ दोस्तों? तो एगर या एग्री से, ठीक ना, जिसका अर्थ क्या होता है? मृदा और कल्चर। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे आपको बताया जा रहा है कृषि के बारे में। कृषि क्या है? एक तो प्राथमिक क्रिया भी आप लोग पढ़ें, है ना। फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? फसल, फल, सब्जी और फूलों को उगाना, और पशुधन भी जो आता है दोस्तों, ये भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न है।
ये कितना है 50%। ये एक एक बात आपको नोट करते चलना है, याद करते चलना है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत की कितनी जनसंख्या? तो 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आगे आपको बताया जा रहा है कि अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। कृषि करने के लिए क्या क्या अनिवार्य है? हमको स्थलाकृति होना चाहिए, है ना, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, है ना, जलवायु वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, वहाँ की वर्षा अच्छी होनी चाहिए, है ना, तभी तो हम लोग उपजा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषि कृषिगत भूमि कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि। आज आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के इन्हीं प्रदेशों में संक्रांत है जहां फसलें उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्वान। इसके आगे आपको एक मैप दिखाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि देखिए कौन कौन से क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। तो चलिए देखते हैं उस मैप को। ये देखिए मैप आपके सामने आ गया दोस्तों। ये मैप के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो देश है, कंट्री है, जगह है जहाँ कृषि कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। तो जो भी आपको हरा हरा दिख रहा है ना, ये देखिए आपको पूरा हरा दिख रहा है। यूरोप देखिए पूरा आपको लगभग हरा दिख रहा है, ये यूरोप है ना। भारत में देखिए पूरा लगभग भारत में कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है। और देखिए ऊपर चाइना है, तो चाइना का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ कृषि कार्य किया जाता है। देखिए रूस वाला क्षेत्र बहुत कम कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में कृषि कार्य किया जाता है। और ये देखिए अफ्रीका है आपका, तो अफ्रीका में देखिए जहाँ तहाँ आपको हरा हरा आपको दिख रहा है वहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। ये है आपका साउथ अमेरिका, तो ये है अर्जेंटीना का हिस्सा, और ये है आपका ब्राज़ील का हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ भी कृषि कार्य थोड़ा बहुत किया जाता है। ये देखिए अमेरिका का जो ये पूर्वी हिस्सा है ना, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ कृषि कार्य बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। देखिए आपको मैप एकदम पता होना चाहिए, है ना। ये सातों महादेश के बारे में पता होना चाहिए, 5 जो महासागर उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन से महादेश में कौन देश है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तब आपको मैप अगर एक बार समझ लीजिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसके मैप के द्वारा आपको बताया गया है कि कौन से क्षेत्र में आप कृषि कार्य ज़्यादा होता है। इसके बाद आपको दिखाया गया है दोस्तों, देखिए हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ देखिए थोड़ा सा बता रहा है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि यानी मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है ना। मृद इसे ही इसे खेती भी कहते हैं। इस एग्रीकल्चर क्या कहते हैं? खेती करना। सेरीकल्चर देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन, है ना, रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है ये शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। शहतूत के पेड़ पे रेशम का कीट पाला जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि रेशम का कीट किस पे पाला जाता है? तो शहतूत के पेड़ पे, ये याद रखिएगा। चलिए अगला आगे है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है। यह कृषि की आय में पूरक को सहायता करता है। पीसी कल्चर पूछा जाता है आपको, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य यानी मछली उत्पादन से, ठीक है। और विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखर में मत्स्य पालन किया जाता है, आप लोग को पता ही है। वीटी कल्चर देखिए पूछा जाता है, वीटी कल्चर किससे? तो अंगूरों की खेती, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? वीटी कल्चर, याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान कृषि, है ना। वाणिज्य उद्योग में सब्जी, फल और फलों को उगाना ही उद्यान कृषि कहलाता है। चलिए आगे है, ये आपको 4-5 दिया गया है, इसको आप याद कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए बता रहा है कृषि तंत्र के बारे में। कृषि तंत्र, कृषि तंत्र यानी फॉर्म सिस्टम, है ना। फॉर्म सिस्टम, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या है? जब हम कृषि करते हैं तो उसमें किस किस चीज़ों का हम लोग निवेश करते हैं? हम लोग बीज निवेश करते हैं सबसे पहले। बिना बीज के तो कैसे कृषि होगा, है ना। उर्वरक यानी खाद होना चाहिए, मशीन होना चाहिए और श्रमिक होना चाहिए। जब तक मजदूर नहीं होगा तो कृषि कार्य कैसे होगा? जुताई होता है, बुआई होता है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ठीक। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, यहाँ है भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। देखिए सबसे पहले निवेश क्या किए हम? ट्रैक्टर, है ना, ट्रैक्टर निवेश कर रहे हैं, यानी ये मशीन है। ये बीज निवेश कर रहे हैं, रसायन निवेश कर रहे हैं। प्रक्रम क्या हुआ? तो जुताई, बुआई एवं छिड़काव किया जा रहा है। और हमें प्राप्त क्या मिला? तो हमें निर्गत के रूप में हमें मिला फसल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निवेश, ये हो गया प्रक्रम, और ये हो गया हमारा निर्गत। उसी प्रकार से यहाँ आपको दिखाया गया है मानवीय निवेश क्या है? तो मानवीय निवेश श्रम हो गया, मशीनरी हो गया, रसायन हो गया। और भौतिक क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। वर्षा बहुत जरूरी है कृषि के लिए। मृदा होनी चाहिए अच्छी, ढाल होनी चाहिए, तापमान होनी चाहिए। तो ये सब आपको नोट करना है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई, निराई, कटाई
ये सब क्या है, सब उसमें हम लोग निवेश कर रहे हैं ना, निराई हो गया, कटाई हो गई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इन तंत्रों के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कुक्कुट मतलब क्या होता है, मुर्गी पालन, ठीक है ना। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी पालन। देखिए ऊन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है ना। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक मात्रा में भेड़ पाला जाता है, ठीक है। और यहाँ ऊन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम लोग कृषि के प्रकार के बारे में, कौन कौन से कृषि के प्रकार होते हैं। तो विश्व में विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, बहुत तरीके हैं कृषि करने का। अब देखिए भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत है। कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो मुख्य प्रकार है इसका, और फिर उस दो प्रकार को फिर और भी प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है, तो नाम ही है इसका निर्वाह, यानी इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, सिर्फ मतलब अपने घर के भरण पोषण के लिए किया जाता है, मतलब अपने खाया और ख़त्म हो गया, है ना। मतलब आय के लिए नहीं किया जाता है, पैसे के लिए कृषि नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों निर्वाह कृषि। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है, तो निम्न स्तर का है ना। और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, मतलब घर में ही जितने सदस्य हैं वही सब मिलकर खेती करते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। अब निर्वाह कृषि को देखिए दो भाग में बांट दिया गया। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े दो कृषि का दो प्रकार, एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्य कृषि। अब निर्वाह कृषि को भी दो भाग में बांटा गया, एक आपका हो गया गहन निर्वाह कृषि और एक हो गया आदिम निर्वाह कृषि। आदिम मतलब आदिमानव जो निर्वाह कृषि करते थे वो, और ये गहन निर्वाह कृषि। तो अब हमको ये देखना है गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। सबसे पहले देखते हैं गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। गहन निर्वाह कृषि होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको अच्छा से दिख सके। चलिए, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर, मतलब उसका जो खेत है वो छोटा है, भूखंड पर साधारण औजार से, मतलब अपने औजार से, है ना, अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है। हम लोग देखिए गांव गांव में क्या होता है, एक से अधिक फसल उगाई जाती है। अभी धान उपजा, फिर उसमें गेहूं लग गया, उसी में सरसों लग गया, है ना, उसी में चना भी हो गया, दलहन भी लग गया, फिर उसके बाद फिर खीरा ककड़ी सब्जी का लग जाता है। तो मतलब एक ही खेत में बदल बदल कर उसमें फसल लगाया जाता है। चावल मुख्य फसल के रूप में माना जाता है। भारत में क्या है, चावल मुख्य फसल है, सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है और सबसे अधिक खेतों में किया जाता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पे किया जाता है। अन्य फसल में क्या है दोस्तों, गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन, ये सब शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गहन निर्वाह कृषि जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखिए ये दक्षिणी एशिया, है ना, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, इसमें कौन कौन आ जाएगा, दक्षिण में भारत है ना, ये फिर श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, फिर बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ये सब क्या है, दक्षिण में आता है, ठीक ना। और दक्षिण पूर्व के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये दक्षिण पूर्व के अंतर्गत आपको आ जाएगा बहुत सारे देश, इंडोनेशिया है ना, और भी वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, ये आ जाएंगे दक्षिण पूर्व के अंतर्गत। अब ये हम लोग देख लिए गहन निर्वाह कृषि। अब आगे देखना है हमको आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या शामिल होता है दोस्तों, तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होते हैं। अभी देखिए आदिम निर्वाह को भी अब दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक स्थानांतरित कृषि और एक चलवासी पशुचारण के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है एक रोचक तथ्य के बारे में, इसको इसमें क्या दिया गया थोड़ा सा देख लें। जैविक कृषि क्या होता है, तो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद, प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। देखिए जैविक कृषि पे आजकल ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको रासायनिक खाद का प्रयोग कम किया जाता है ना, और जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिससे हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहे और हमारे शरीर पे जो अनाज उत्पन्न होगा उसको हम खाएंगे तो उससे भी हमारे शरीर पे इफेक्ट कम पड़े।
प्राकृतिक पेड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है इसमें, इसी को कहते हैं दोस्तों जैविक कृषि। चलिए आगे देखते हैं। आदिम निर्वाह कृषि में सबसे पहले स्थानांतरित कृषि क्या होता है। देखिए इसका नाम ही है स्थानांतरित कृषि, मतलब स्थान बदल बदल के कृषि करने को ही कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। और ये अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, अमेजन बेसिन कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, अमेजन नदी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। तो ये एरिया आपको याद रखना है कि स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि स्थानांतरित कृषि निम्न में से कहाँ किया जाता है ना। तो ये क्षेत्र आप याद रखिए, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट वाला, है ना, जहाँ पे आपको असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है ना, अरुणाचल प्रदेश है, ये वाले राज्य। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब यहाँ बहुत अधिक वर्षा होता है और बहुत अधिक जो यहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। देखिए स्थानांतरित कृषि में किया क्या जाता है, स्थानांतरित कृषि को ही कहते हैं कर्तन और दहन कृषि भी, इसी को कहा जाता है कर्तन और दहन कृषि, मतलब काटना और फिर जलाना और फिर उस भूमि को साफ करके वहाँ पे कृषि कार्य करना, इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि, इसी को कहते हैं स्थान बदल बदल कर कृषि करना। देखिए अब यहाँ आगे बताया जा रहा है कि तब राख को पहले जलाया जाता है ना, काट के जला दिए गए, फिर क्या करेंगे, राख को मृदा में मिला देंगे। ठीक है, और इसमें मक्का, रतालू, आलू, कसावा, तो ये फसल कौन कौन से उत्पादन किया जाता है आपको याद रखना है। मक्का हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, रतालू हो गया, आलू हो गया और कसावा जैसे फसल को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। अब वहाँ कुछ दिन कृषि करते हैं आदिवासी लोग, फिर वो जगह को छोड़ देते हैं और नए भूखंड पर चले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, कृषि के रूप में भी जाना जाता है, इसको कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जानते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया गया है, क्या आप जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि जो है विश्व में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। इसको भारत में झूम कृषि कहते हैं, तो इसको इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, मैक्सिको में इसको क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो झूमिंग जो कहा जाता है ये उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसे क्या कहते हैं, झूमिंग। मैक्सिको में इसको क्या कहा जाता है, तो मिल्पा। ब्राज़ील में क्या कहते हैं, रोका। और मलेशिया में क्या कहते हैं इसको, तो लदांग, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, चलवासी कृषि क्या होता है। नाम ही है इसका चलवासी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा ये चलते रहते हैं और कृषि पशुचारण करते रहते हैं, है ना। तो ये आपको देखा जाता है मुख्य रूप से सहारा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में, यानी सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका महादेश में, है ना। और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। और जो ठंडे प्रदेश हैं, जो ठंडे रेगिस्तान है, वहाँ भी पशुचारण, चलवासी पशुचारण देखा जाता है। तो ये आपको एरिया याद रखना, हमेशा एरिया मैं हमेशा उस पर फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि वो पूछा जाता है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारण अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं, है ना, अपने पशुओं के चारे के लिए और पानी के लिए। ठीक है, इस प्रकार की गतिविधि जलवायु क्रियाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण जो है मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। जो पशुचारक होते हैं कौन कौन से जानवर को ये पालते हैं, तो ये नोट कर लो। भेड़ को पालते हैं, है ना, ऊँट को पालते हैं, ऊँट मवेशी हो गया, याक हो गया। याक जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है ना। बकरियां पालते हैं। ठीक है, ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए क्या करते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद का उपलब्ध कराते हैं। जो ये पशु पाल रहे हैं, जैसे कि दूध किससे प्राप्त होगा, आपको ऊँट से दूध प्राप्त होता है, भेड़ से भी दूध प्राप्त होता है ना, बकरियों से दूध प्राप्त होती है। ठीक है, और उसी से आपको बहुत सारे ऊन भी मिल जाएगा, उससे मांस भी उसको मिल जाएगा, है ना। तो ये सब उससे उत्पाद करते हैं। आगे आपको दिया गया है, अब देखिए ये चलवासी कृषि हम लोग देख लिए। अब देखना है दूसरे प्रकार की जो कृषि था दोस्तों, वाणिज्यिक कृषि, है ना। दूसरा प्रकार की कृषि क्या था, वाणिज्यिक कृषि, मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि किया क्यों जाता है ना। वाणिज्यिक कृषि इसलिए किया जाता है कि कृषि
फसल उत्पादन और पशुपालन जो है इसको बाजार में क्या किया जाए, बेचा जाए और उससे क्या किया जाए, आय को प्राप्त किया जाए, मतलब पैसा प्राप्त किया जाए। नाम ही इसका वाणिज्य कृषि, मतलब ये जो कृषि किया जाता है सिर्फ आय के लिए किया जाता है, इनकम के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है ना। कृष्ण मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र, है ना। कृष्ण मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पे किया जाता है, लेकिन जो किया जाता था निर्वाह कृषि वो क्या किया जाता था, छोटे खेत पे किया जाता था ना, छोटे क्षेत्र पे करते थे किसान लोग। और जो वाणिज्य कृषि है ये कृष्ण तो बहुत बड़े क्षेत्र पे किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब बड़ा क्षेत्र है तो कितना लोग करेंगे, मर जाएंगे यार। तो इसको लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए, बड़े बड़े मशीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है, आदमी इसमें कम प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब वाणिज्य कृषि भी देखिए इसमें दो तीन प्रकार का आपको बताया है, कौन कौन, एक अनाज कृषि, दूसरा हो गया मिश्रित कृषि और तीसरा हो गया आपको रोपण कृषि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में। वाणिज्य अनाज कृषि जो है इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। किससे उगाई जाती है, वाणिज्यिक उद्देश्य, मतलब बेचना है, सिर्फ उसको पैसे कमाना है। इसमें आपको गेहूं हो जाएगा, मक्का समान रूप से उगाई जाती है। तो ये फसल आपको याद रखना है, वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसल आएंगे, तो गेहूँ और मक्का ज़्यादा करके इसमें उगाया जाता है। और ये मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है ये आपको याद रखना है, तो उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका का USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप वाले क्षेत्र में और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हो गया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर बड़े फॉर्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। मतलब ये जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, है ना। और इसीलिए तो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं तो उसमें वाणिज्यिक कृषि किया जाता है और उससे बहुत बड़े रूप में आय उसको प्राप्त होता है। और इसमें लोगों के द्वारा नहीं, मशीनों के द्वारा खेती कार्य किया जाता है। ये अत्यधिक अत्यधिक ठंड वर्धन काल को संबोधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केवल एक ही फसल इसमें उगाया जाता है ना। कौन में, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में। अगर गेहूँ उपजाया जा रहा है तो सिर्फ उसमें गेहूँ ही उपजाया जाएगा, है ना। मक्का है तो सिर्फ मक्का ही होगा, धान है तो सिर्फ धान ही होगा, ठीक है। चलिए आगे है कि मिश्रित कृषि के बारे में। मिश्रित कृषि, नाम ही इसको मिश्रित कृषि, मतलब एक कृषि के साथ साथ दूसरे कार्य भी करते रहना। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो भूमि का जो उपयोग किया जाता है वो भोजन और चारे की फसल के लिए और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ, यूरोप हो गया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये प्रचलित है। तो ये देशों के नाम आपको याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है और कौन कौन से किस लिए किया जाता है। तो ये हो गया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है दोस्तों, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे है मिश्रित कृषि के बारे में हम लोग देख लिए। आगे है फिर दोस्तों रोपण कृषि के बारे में, है ना। रोपण कृषि क्या होता है सॉरी, रोपण कृषि, नाम ही इसका रोपण मतलब रोपने वाला, है ना। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, ये भी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। और इस रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, तो चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला तथा कपास की एक फसल उगाई जाती है, ठीक ना। तो ये फसल का प्रकार आपको याद रखना है। इसमें चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, कपास हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो रोपण कृषि के अंतर्गत। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक इसमें श्रम लगता है, मतलब मजदूर लगता है और बहुत अधिक मात्रा में इसे इनकम पैसा भी चाहिए, तभी ये कृषि कार्य किया जा सकता है ना। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। मतलब ये कृषि कार्य जहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, उससे मतलब नज़दीक में आपको क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तभी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है आसानी पूर्वक से। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के कौन कौन से क्षेत्र में है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में ये देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंधीय मतलब जहाँ गर्मी, यानी जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र को ही ये कार्य किया जाता है, मतलब रोपण कृषि किया जाता है। मलेशिया में रबड़, मलेशिया किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, रबड़ के लिए। ब्राज़ील कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं, है ना, बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। चलिए आगे है इसमें मुख्य फसल। अब देखिए
अब देखना है मुख्य फसल के बारे में। देखिए यहाँ रोपण कृषि का एक फिगर दिया गया है। केला किसके अंतर्गत आता है? तो रोपण कृषि। बहुत बार पूछा गया है केला किसके अंतर्गत आएगा, तो रोपण कृषि के बारे में। अब देखते हैं मुख्य फसल के बारे में, है ना। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, पटसन हो गया, ठीक है, कपास हो गया, मक्का हो गया, कॉफ़ी हो गया, इसके बारे में हम लोग देखना है। मुख्य फसल बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं। जिस अनुसार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है दुनिया की, है ना, तो उसको पूरा करने के लिए भी तो फसल होना चाहिए, गेहूँ होना चाहिए, धान होना चाहिए, तब तो लोगों को पेट भरा जाएगा। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य फसलें हैं। ये सब क्या है? मुख्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। तो ये याद रखिएगा, जूट और कपास किसके अंतर्गत आता है? तो रेशेदार फसल। और चाय और कहवा पेय फसल। यही पूछा जाता है एग्जाम में आपको, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं चावल के बारे में, चावल फसल के बारे में। चावल जो है ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये कौन सी फसल है? खाद्य फसल। ये हमेशा पूछा जाता है ना। चावल कौन सी फसल है? खाद्य फसल, मुख्य खाद्य फसल। दूसरी खाद्य फसल मुख्य कौन सा है? तो गेहूँ। दूसरा में आ जाएगा गेहूँ, पहला है आपका चावल, ठीक है। तो याद रखिएगा। कहाँ उपजाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक आर्द्रता होना चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। देखिए कौन सी मिट्टी में किया जाएगा? तो चीका युक्त जलोढ़ मृदा होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें जल रोकने की क्या हो? क्षमता हो, है ना। मतलब ऐसा मिट्टी जिसमें जल क्या हो? अस्थिर हो सके, क्योंकि धान में तो बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है ना। इसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चाइना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? तो दूसरा नंबर पे अपना भारत देश है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आपका भारत है, जापान है, श्रीलंका है और मिस्र है। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। अनुकूल जलवायु दशाओं और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। देखिए धान की 2-3 फसलें उपजाई जाती है। कहाँ? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो क्या है, वहाँ हमेशा बारिश होते रहता है, नदियाँ वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है, इस वजह से। और जैसे देखिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में भी धान की क्या होती है? तो 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। आपको साउथ में चले जाइए, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, तो वहाँ भी 2 से 3 बार आपको धान की फसल उपजाई जाती है। वहाँ गेहूँ नहीं होता है, वहाँ सिर्फ धान ही होता है, ठीक ना। चलिए अब देखना है हमको गेहूँ के बारे में। गेहूँ गेहूँ का शस्य कर्तन यहाँ पे किया जा रहा है आपको। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान होना चाहिए। गेहूँ कब होता है? ठंडे के दिन में। और ठंडा में दिन में तो क्या टेम्परेचर कम होना चाहिए गेहूँ के लिए, है ना। एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जब गेहूँ हम लोग लगाते हैं नवंबर में, तो उस समय ठंडी होती है। दिसंबर में ठंडा होता है, जनवरी में ठंडा होता है, लेकिन जब इसको काटा जाता है, यानी मार्च और अप्रैल में इसको काटा जाता है, तो उस समय क्या चाहिए? इसको अत्यधिक मात्रा में धूप चाहिए, ताकि ये पक सके और इसको आसानी से काटा जा सके। गेहूँ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप में उगाया जाता है। तो ये देश के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे एक लाइन छूट गया था। इसका जो विकास होता है सुअपवाहित दोमट मिट्टी। तो ये मिट्टी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी मिट्टी में गेहूँ का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? तो दोमट मृदा में, ठीक है। और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। देखिए भारत में क्या, जहाँ भी गेहूँ उत्पादन किया जाता है लगभग शीत ऋतु में ही किया जाता है। जैसे आप अमेरिका ले लें, तो अमेरिका में भी क्या है, हमेशा वहाँ ठंडा पड़ता है ना। इस वजह से वहाँ शीत ऋतु में ही गेहूँ सबसे ज़्यादा अमेरिका में उत्पादन किया जाता है। ऐसे सबसे ज़्यादा जो विश्व में है, सबसे ज़्यादा चीन किया जाता है, लेकिन अमेरिका में भी बहुत अधिक मात्रा में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मिलेट के बारे में। मिलेट क्या होता है? तो मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज, है ना। मोटे अनाज होता है मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। कहाँ पे उगाई जाती है? तो कम उपजाऊ वाले क्षेत्र और जो बलुई मृदा होती है वहाँ पे उगाया जाता है। ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा चाहिए, ज़्यादा वर्षा की इसको ज़रूरत नहीं होता है, और उच्च से मध्यम तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल याद रखना है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। देखिए आगे आपको दिया गया है, नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश है। मोटे अनाज के उत्पादक कौन कौन है? तो नाइजीरिया हो गया, चीन हो गया, नाइजर हो गया। तो ये देश का नाम और कौन कौन से फसल इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, सभी फसल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं मक्का को ही क्या कहते हैं? कॉर्न कहते हैं, है ना। भुट्टा इसी को कहते हैं, बहुत नामों से इसको जाना जाता है ना।
मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ, देखिए मक्के का बहुत अधिक प्रकार होता है। आप देखे होंगे पीला, कोई काला, कोई उजला, है ना, बहुत प्रकार के मक्के का रंग होता है। यहाँ देखिए सबसे पहले देखने हम लोग मक्का के बारे में, मक्का के बारे में देख लें। इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए, ज़्यादा तापमान की ज़रूरत इसके लिए नहीं होता है। वर्षा भी इसके लिए अच्छा खासा चाहिए, है ना, और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। तो कौन कौन देशों में उगाई जाती है? तो अमेरिका, सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है मक्का का उत्पादन। फिर हो गया ब्राज़ील, फिर हो गया चाइना, फिर हो गया रूस, फिर कनाडा, फिर भारत और मैक्सिको में मक्के का उत्पादन की जाती है। देखिए मक्के का कृषि यहाँ कर रही है महिला लोग हैं। चलिए आगे है आपका कपास के बारे में दिया गया है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए। कपास के लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान, हल्की वर्षा, ज़्यादा वर्षा की जरूरत नहीं है। 200 से 210 पताल रहित दिन चाहिए, सॉरी पाला रहित दिन चाहिए, पताल नहीं, पाला रहित दिन चाहिए। और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो आपको कपास की कृषि के लिए हल्की वर्षा इसको चाहिए। 2 से 210 दिन इसको क्या चाहिए? पाला रहित दिन चाहिए, है ना। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस मिट्टी में उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो ये देश का नाम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा हो गया चाइना, ये देखिए क्रम से दिया गया। फिर हो गया अमेरिका, फिर भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। और कपास के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो आपको सूती वस्त्र बनाया जाता है। जो आप कपड़ा पहनते हैं, है ना, इसी से कपास के द्वारा ही बनाया जाता है। भारत में देखिए कपास की मात्रा सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको महाराष्ट्र, कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ काली मिट्टी का मात्रा अधिक है, इस वजह से वहाँ ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र हो गया, आपको गुजरात हो गया, ये दोनों राज्य, कभी महाराष्ट्र आगे होता है, कभी गुजरात आगे होता है। चलिए अब हम लोग देखना है दोस्तों पटसन के बारे में। पटसन, ठीक है, पटसन के बारे में देखते हैं। तो इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पटसन को क्या कहा जाता है? इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। इसमें पटसन के लिए कौन सी मृदा चाहिए? तो जलोढ़ मिट्टी चाहिए। इसे उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता इसे होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। उष्णकटिबंध के बारे में आपको हम 6 क्लास में बताए हैं, 7 क्लास में बताए हैं। देखिए बार बार आता है उष्णकटिबंध, आपको समझ में नहीं आएगा उष्णकटिबंध, फिर आप कहिएगा सर उष्णकटिबंध पता नहीं चला। तो देखिए उष्णकटिबंध होता क्या है? ये 0 डिग्री से लेकर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ, इसी के बीच को कहा जाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, ये आप याद रखिए। मतलब जो भी कंट्री इसके अंतर्गत आएगा, नॉर्थ में 23.5 डिग्री और साउथ में 23.5 डिग्री, इसके बीच में जो भी देश आएगा वो आएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। बस इतना आप जान लें। भारत और बांग्लादेश में पटसन के अग्रणी उत्पादक देश है। भारत में बहुत अधिक मात्रा में होता है और बांग्लादेश में अधिक होता है। चलिए आगे है, यहाँ देखिए रोचक तथ्य एक दिया गया है कॉफ़ी के पौधे की खोज के बारे में, है ना। तो कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में काल कालंदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा। उन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। देखिए ये कहानी बता रहा है ना कि कॉफ़ी का मतलब खोज कैसे हुआ, और उसने आनंद का भाव अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। ठीक है, तो इसको कुछ खास नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी बहुत पूछा जाता है कॉफ़ी से संबंधित। इसके अंतर लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी चाहिए, है ना, गर्मी चाहिए। क्योंकि जो कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है, तो गर्मी तो होगा ही। आर्द्र क्षेत्र होगा, आर्द्र जलवायु होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमेशा वर्षा होती रहता है ना। और इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए दोस्तों? तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है।
इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है ना। इसीलिए तो कॉफ़ी जो भारत में किया जाता है वो कहाँ किया जाता है आपको, तो ये कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि कर्नाटक का जो एरिया क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पे किया जाता है। देखिए चाय का खेती भी पर्वतीय ढाल पे किया जाता है, कॉफ़ी का भी पर्वतीय क्षेत्र पे किया जाता है, ठीक है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉफ़ी के अग्रणी उत्पादक देश कौन है, तो आपका ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद कौन आएगा, तो कोलंबिया, और तीसरा नंबर पे भारत आएगा। चलिए आगे देखते हैं चाय के बारे में। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय पदार्थ है। भी आपको बताए थे कि चाय क्या है, एक पेय फसल है, और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है ना। चाय के लिए क्या चाहिए, उच्च वर्षा चाहिए, हमेशा इसको वर्षा चाहिए, तभी तो ये उत्पादन हो सकेगा, ठीक है। और इसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी, इसके लिए भी कौन मृदा चाहिए दोस्तों, तो दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए भी। चाय के देखिए यहाँ पे कृषि किया जा रहा है, और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। जैसे कॉफ़ी के लिए मंद ढाल चाहिए, उसी प्रकार से चाय के लिए भी मंद ढाल चाहिए, तभी, नहीं तो इसके जड़ में पानी जम जाएगा और ये पौधा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको ढलान वाले क्षेत्र पर उत्पादन किया जाता है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि इसके पत्ती हमेशा चुनना पड़ता है, तो इसलिए श्रमिक इसको काफ़ी ज़्यादा चाहिए। अब देखना है कृषि का विकास। देखिए हम लोग बहुत सी कृषि के प्रकार देख लिए है ना, अब देखना है कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो कृषि का विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पाद को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास से संबंधित है। कृषि का विकास का मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, कि जिस अनुसार से हमारे देश का, हमारे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, और उसको भोजन के रूप में जो दिन प्रतिदिन उसकी जो आवश्यकता बढ़ती जा रही है, उसको पूरा करने का प्रयास किस प्रकार किया जाए। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, जहाँ पे बोया जा रहा है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। बोए जाने वाले फसलों की संख्या बढ़ा करके, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके हम कृषि कार्य को क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को क्या करना है, बढ़ाना है हमें, है ना। चलिए अब कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुई है, ठीक है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जो अधिक जनसंख्या वाले देश है ना, जैसे कि भारत, ये क्या है, गहन कृषि यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जहाँ छोटी जोत तो हो, जैसे सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, जैसे भारत में है ना, क्या है, यहाँ जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ वाणिज्य के लिए कृषि नहीं किया जाता, यहाँ सिर्फ अपना पेट भर जाए बस उसी के लिए कृषि किया जाता है, ठीक है। और बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको वाणिज्य कृषि की जाती है। यहाँ सिर्फ आय के लिए, विक्रय करने के लिए कृषि किया जाता है, और वहाँ बहुत बड़े बड़े जोत होते हैं, मतलब खेत होते हैं, और उसको मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आओ हम दोनों फर्म के, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों के सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय के बारे में थोड़ा सा जानें। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिखाया जाएगा, उसमें आपको एक भारत का कृषि फॉर्म रहेगा और एक अमेरिका का कृषि फॉर्म। भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है और अमेरिका में किस प्रकार की कृषि की जाती है, दोनों को तुलना करके यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया बहुत ही अच्छी तरह से, है ना। देखिए क्या आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी क्रियाओं को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भारत का एक फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, इसको बस चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। एक मतलब यहाँ पे समझाया जा रहा है कि भारत में किस प्रकार से किया जाता है ना, हमको किस अनुसार से हमको विकास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है, और मुन्ना लाल इस गांव के एक छोटा सा किसान है। ये कहानी बताया जा रहा है, कहानी के द्वारा, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का क्या है, ये फॉर्म है, ठीक है। और उसका अध्ययन, फॉर्म नहीं फॉर्म है, उसका आवास मुख्य गांव में है,
आवास कहाँ है, गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों का बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसल का उत्पादन करता है, जैसे गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह देते हैं। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से ही खेतों को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंसें हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध भी बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के तुलनात्मक उपयोग और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विभिन्न कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों का उच्च उपज वाली किस्तों और अनाजों को खरीदने के लिए क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। ठीक है, वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाएं की क्या होती है, कमी होती है। इसीलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। और हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये देखिए, ये कहानी था भारत में जो ये कृषि फॉर्म है उसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे उसको, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए और समझिए कि अमेरिका में किस प्रकार से कृषि किया जाता है। ये तो भारत के बारे में देख लिए। अब अमेरिका के बारे में देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कृषि फॉर्म है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। भारत में कितना था, 1.5 हेक्टेयर, है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार होता है दोस्तों 250 हेक्टेयर होता है ना। सोच लिए कितना गुना ज़्यादा होता है भारत के तुलना में अमेरिका में। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, गेहूँ हो गया, चुकंदर। देखिए यहाँ कौन कौन से उत्पादन ज़्यादा किया जाता है अमेरिका में, तो मक्का बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है वहाँ। सोयाबीन हो गया, गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में वहाँ उपजाया जाता है ना, और चुकंदर। कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित अयोवा राज्य, वहाँ क्या है, एक अयोवा राज्य है का एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। एक किसान है जिसके पास कितनी भूमि है, 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा निरीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजते हैं, है ना। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये जांच करने के लिए भेजते हैं। तभी तो पता चल सकेगा कि उसका जो मिट्टी है ना, उसका किस अनुसार से उत्पादन करेगा। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ होता है, उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है ना। और यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीजों को बोने के लिए मशीन, है ना, और समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग संबंधी विविध क्रियाओं का वो प्रयोग करता है। अनाज जो है स्वचालित अन्न भंडारण में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसी में वो भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो ये था अमेरिका की एक किसान की कहानी और एक भारत की कहानी। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन आंसर कुछ दिया गया है, बस 1-2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है ना, सही उत्तर को चिन्हित करना है। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर, यानी फलों व सब्जियों को उगाना, ठीक है। बी नंबर है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा से भी क्या अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसको कहते थे, पटसन को। आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक क्या है, तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन, बस खत्म हो गया आपका चैप्टर दोस्तों। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले,
और क्योंकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक हमारा ये आप क्लास 6 नहीं देखे हैं, 7 नहीं देखे हैं, तो वह आप देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आराम से उसको पढ़िए, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में और आएगा।